देख रहे जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर आपदाओं से रक्षा के लिए नगर का मदिरा सिंचन किया गया। कलेक्टर ने माता को मदिरा का भोग लगाकर निभाई सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शुरू की गई परंपरा। सम्राट विक्रमादित्य के समय से नगर को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाने के लिए नगर पूजा की परंपरा चली आ रही है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए 24 खम्बा माता मंदिर पर माता महामाया और महालया का पूजन जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। यहाँ नवरात्रि पर महाअष्टमी के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा की जाती है। कलेक्टर आशीष सिंह ने माता को मदिरा का भोग लगाया तथा महाआरती की। महाअष्टमी की यह महापूजा सुबह 8 बजे से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। बाद में प्रशासनिक अमला तहसीलदार के नेतृत्व में नगर सींचन पर निकल पड़ा। नगर मदिरा सींचन यात्रा में कोटवार के हाथ में एक कलश रहता है जिसके पेंदे में छेद होता है ताकि मदिरा की धार लगातार बहती रहे। देवी शक्ति को चढ़ाई जाने वाली इस मदिरा को प्रसाद रूप में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रहण भी करते हैं। इस पूजा में लगभग 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगाई जाती है जो कि शहर के कई देवी मंदिरों में जाती है। इस नगर सींचन में जिला प्रशासन के साथ साथ कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं और सुबह प्रारंभ होकर यह यात्रा शाम तक समाप्त होती है। यह यात्रा 24 खम्बा माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण कर गढ़कालिका पहुंचती है। उसके बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर शिखर ध्वज चढ़ाकर समाप्त होती है। नगर पूजा का प्रमुख उद्देश्य है कि शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक या अन्य आपदा न हो, साथ ही सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहे। इस बाबत कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, इनकी बहुत प्राचीन परंपरा है। बताते हैं कि विक्रमादित्य जी के समय से ये परंपरा है कि महाअष्टमी के दिन नगर पूजा करी जाती है और 24 खम्बा की देवियों को मदिरा अर्पण करी जाती है और प्रमुख जितने भी मंदिर हैं वहां पर मदिरा की धार मार्ग में गिराते हुए पूरी यात्रा गढ़कालिका में खत्म होती है। आज बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज इस पूजा का पुनः करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और आज महाअष्टमी के दिन मैं देवी से कामना करता हूं कि न केवल उज्जैन मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में और विश्व में शांति और कल्याण स्थापित हो। सर, वो विपरीत परिस्थितियां जब भी आई है उज्जैन में या देश में, तो किस प्रकार की प्रार्थना होती है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो पूजा का मुख्य ध्येय है कि सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं, सभी प्रकार के संकट हैं, सभी प्रकार की जो विपत्तियां हैं, उनको किस तरीके से टाला जाए, इस पूजा का इसलिए विशेष महत्व है। पूर्व में ऐसे भी देखा गया है कि जिस समय ये पूजा नहीं हुई है तो कुछ इस प्रकार की विपत्तियां भी आई। तो निश्चित रूप से आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये विषय है और हमारी परंपरा का पालन करते हुए इसको संपादित किया गया है। अगरोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में आधुनिकता के साथ निभाई जाएगी रामायण मंचन की परंपरा। लाइट, साउंड व विजुअल इफेक्ट के साथ 3 मंच पर 125 कलाकार देंगे प्रस्तुति। श्री रामलीला आयोजन समिति संस्कार मंच द्वारा 8 से 16 अक्टूबर तक शाम 7 बजे आगरोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में श्री रामलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आधुनिकता का समावेश होगा। 3 मंचों पर 125 कलाकार रामलीला करेंगे। 10 साल पहले रिकॉर्ड किए संवाद सुनाई देंगे। लाइट, साउंड के साथ विजुअल इफेक्ट दिए जाएंगे। कई सारे सेट डिजाइन किए जाएंगे जिसमें फ्लैग से बने राजमहल, क्रश पेपर से बनी चट्टानों से लेकर रिवॉल्विंग सेट यानी ऐसा सेट जिसका स्थान पूरी तरह परिणित किया जा सके का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह के नित्य नव प्रयोगों के साथ नए सेट दिखाई देंगे जो अत्याधुनिक तकनीक के होंगे। संस्था संयोजक सोनू गहलोत ने बताया कि पूर्व में क्षीरसागर और सामाजिक न्याय परिसर में यह आयोजन होता आया है। इसके संवाद जीवन प्रबंध गुरु पंडित विजय शंकर मेहता ने लिखे हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक दिन मंचन के बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। रामलीला का मंचन शहर के लिए नया नहीं है, लेकिन कोरोना के 2 साल बाद इसकी प्रस्तुति नए स्वरूप में करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं संस्था सदस्य सतीश सामदानी ने बताया कि कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसके लिए मंच को सामाजिक न्याय परिसर के एक छोर पर बनाया जाएगा। पार्किंग के लिए मैदान के दूसरे भाग का प्रयोग किया जाएगा। विगत 15 दिनों से स्थानीय कालिदास अकेडमी में मुंबई के व अन्य कलाकारों द्वारा रामायण की रिहर्सल की जा रही है। सोनू गहलोत ने शहर के नागरिकों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। कलाकार विगत 15 दिनों से श्री रामलीला की प्रैक्टिस कर रहे थे कालिदास अकादमी में। अब लगभग वो 1 दौर पूरा कर चुके हैं और परफेक्शन के साथ उन्होंने रामलीला की रिहर्सल प्रारंभ कर दी है। तो संस्कार मंच के जितने भी हमारे सब भाई बंधु हैं
उनकी उपस्थिति में कुछ शार्ट्स वो करने वाले हैं यहाँ पर। और उनकी तरफ से भी शहर के सब लोगों से आग्रह है कि आगामी 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड पर शाम को 7 से 9 बजे तक रामलीला का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन में शहर के सब लोग सम्मिलित हो। सोनू बनकर इंस्टाग्राम पर की दोस्ती सद्दाम ने। हकीकत पता चलने के बाद युवती ने तोड़ी दोस्ती तो शादी के लिए धमकाने घर पहुंच गया बदमाश। आगरनाका के रहने वाले सद्दाम ने युवती से इंस्टाग्राम पर सोनू नाम की फेक आईडी बनाकर दोस्ती की, बाद में शादी के लिए धमकाया और जब परिवार वाले नहीं माने तो हत्या की धमकी तक दे दी। रविवार दोपहर युवती से शादी कराने व ले जाने के इरादे से घर में जबरदस्ती घुस गया। बजरंग दल सह संयोजक पिंटू कौशल ने बताया कि दोपहर 2 बजे युवती के घर में एक युवक के जबरदस्ती हंगामा मचाने की जानकारी लगी। इस पर कार्यकर्ता और पड़ोसियों को लेकर पहुंचे। यहाँ युवक को पकड़कर नीलगंगा थाने के सुपुर्द किया। पुलिस ने सद्दाम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने, महिला अपराध और अपहरण की धारा में केस दर्ज किया। बजरंग दल को सूचना मिली थी कि प्रकाश नगर की गली में एक महिला रहती है जो हिंदू बहन है, उसको सद्दाम नाम का लड़का, जो उसकी पहले सोनू नाम बताया था, उसने ऐसी दोस्ती करी थी और काफ़ी समय से उसको परेशान कर रहा था। तो बीच में उससे जब उसने नाम गलत बताया तो उसने मना कर दिया लड़की ने कि मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। फिर भी वो उसको परेशान कर रहा था, तेरे भाई को उठा ले जाऊंगा, तेरे पिताजी को उठा ले जाऊंगा, तेरी गाड़ी फोड़ दूंगा, तेरे घर के अंदर घुस जाऊंगा, तेरा मकान खाली करूँगा, अनेकों ऐसी बहुत सारी बातें बोली उसने। तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मोहल्ले वालों ने भी उसको समझाने की कोशिश करी, लड़के तब भी नहीं समझा। तो आज बजरंग दल के सूचना लगने पर उसको घर में से उसको पकड़ा और नीलगंगा थाने लेके आए, जिस पे उसकी कानूनी कार्रवाई करा रहे हैं। घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, घर के अंदर ही घुस गया था। घर के अंदर घुस के उसने कुंडी अंदर से लगा ली थी और संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिर दरवाजा खोल के उसको बाहर निकाल के लेके आए यहाँ पे। बाइक का साइलेंसर मॉडिफाई कर तेज आवाज निकालने वाले बाइक सवारों पर पुलिस ने की कार्रवाई तो न्यायालय ने भी किया जुर्माना। युवाओं में बाइक में मॉडिफाई करने का शौक बढ़ रहा है। कंपनियां हर तरह की बाइक बना रही हैं, इसके बाद भी उनमें हेराफेरी करने का कुछ लोगों को जुनून होता है, लेकिन बाइक में जरा भी हेराफेरी करना भारी पड़ रहा है। खास तौर पर बाइक के हॉर्न और साइलेंसर में बदलाव किया जाता है और अपनी पसंद की ध्वनियां लगाई जा रही हैं। इससे परेशान होकर पुलिस ने अब बाइक मॉडिफाई करने वाले युवाओं से जुर्माना वसूल करना शुरू कर दिया है। शहर में ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। बाइक के साइलेंसर मॉडिफिकेशन कर उसमें पटाखे जैसी तेज आवाज निकाल कर उन्हें सड़कों पर दौड़ाना 4 बाइक चालकों को भारी पड़ गया। 4 बाइक चालकों को न्यायालय ने करीब 49,500 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इन युवकों ने अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि शुक्रवार रात को 3 बत्ती चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की गई थी। इनमें 4 वाहन चालक वंश पिता नरेंद्र निवासी नयापुरा, वीरेंद्र पिता रमेश जाट कस्तूरीबाग, अनस पिता अशोक सराफा, कपिल पिता रमेश गदापुलिया पकड़ाए हैं, जिन्होंने अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए थे। इससे बाइक से तेज आवाज निकलती है, अन्य वाहन चालक परेशान होते हैं और ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। इन चारों वाहन चालकों के प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिस पर वाहन चालकों को क्रमशः 20,000, 18,500, 16,000 व 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तेज गति से और जो तेज आवाज़ वाली जो गाड़ियां हैं जिनसे आम रहवासी परेशान रहते थे, उनको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। परसों 4 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई थी। कल भी 7 मोटरसाइकिलें जो हैं जब्त की गई हैं और इनको भी न्यायालय में इनके इस्तिका से पेश किए जाएंगे। आज लगभग कितने वाहन? आज 7 गाड़ियां जो हैं जब्त की गई हैं और इनके इस्तिका से बना के न्यायालय पेश किए। लगभग कितना इन पर चालान किया जा रहा है? कल जो है 4 वाहनों पे कुल मिला के 80,000 रुपये लगभग जुर्माना हुआ था। तो आज भी 1 लाख के आसपास का जुर्माना जो धाराएँ हैं उनके हिसाब से होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन का चलन तेजी से बढ़ा है, क्योंकि मजदूरों द्वारा फसल कटवाई जाने पर उसका व्यय 3 गुना तक बढ़ जाता है। ग्रामीण अंचलों के कृषि क्षेत्रों में सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य तेजी से शुरू हो गया है और अधिकतम कृषकों द्वारा अब हार्वेस्टर मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है, क्योंकि पारंपरिक मजदूरों से फसल कटाई का व्यय हार्वेस्टर से तिगुना होता है। दरअसल फसल अब पक चुकी है और कटाई के लिए तैयार है। इन दिनों हुई बारिश का असर बताते हुए कृषक श्रवण सिंह ने बताया कि पकी फसल पर फलियों में बीज अंकुरण हो जाता है। इस बार पानी के कारण किसानों को काफी समस्या आ रही है। इसमें क्या है कि अगर सूखा हो, खेत सूखे हो, तो जो हार्वेस्टर चलती है उससे लागत में 70% तक की बचत होती है। और अगर हम मजदूर से कटवाते हैं तो मजदूर से हमारी लागत 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और गीले में काटने में नुकसान भी होता है, फलियाँ भी चटकती है
और सोयाबीन की क्वालिटी भी ख़राब होती है इससे। अभी जो लगातार पानी गिर रहा है, जो सोयाबीन खड़ी है, तो उसको किस तरह का नुकसान होगा? जी, उसमें तो जैसे सूख गई है सोयाबीन और पानी गिरने से वो फली के अंदर ही उगने लग जाती है, अंकुरित हो जाती है। उसका अंकुरण क्षमता अगले बार अगर हम बोते हैं बीज के लिए तो अंकुरण क्षमता भी उसकी खराब होती है और उत्पादन में भी उसका असर पड़ता है। नाबालिग युवती को बहला फुसला कर आगर बुलाया, परिचित छात्र ने दुष्कर्म कर छोड़ा अकेला, माधवनगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया नाबालिग ने। देसाई नगर की रहने वाली 9वीं क्लास की नाबालिग बालिका ने अपने परिवार के साथ माधवनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। उसका कहना था कि आगर जिले के बड़ौद तहसील अंतर्गत महोड़िया गांव का रहने वाला जयदीप पिता बने सिंह कुछ महीने पहले उसके पड़ोस में रहने आया था। आरोपी ने 7-8 महीने रहकर यहां पढ़ाई की। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। आरोपी युवक ने शनिवार को नाबालिग युवती को बहला फुसला कर आगर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर रविवार को उसे छोड़ दिया। जैसे तैसे युवती उज्जैन वापस लौटी। इस दौरान परिवारजनों ने माधवनगर थाने में बालिका की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई। रविवार को युवती अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और आपबीती बताई। युवती के बयान के आधार पर माधवनगर थाना पुलिस ने पॉक्सो सहित दुष्कर्म और धमकाने के मामले में प्रकरण दर्ज किया। वह आरोपी की तलाश जारी है। इस बाबत माधवनगर थाना एसआई मालती गोयल ने बताया। कल दिनांक को एक नाबालिग लड़की अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। उसके परिजनों द्वारा रात में आके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चूंकि लड़की नाबालिग है, इस कारण से 363 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। नाबालिग लड़की आज अपनी मां के साथ स्वयं थाने पर उपस्थित आई, जिससे पूछताछ करके कथन लेख किए गए। जिसने अपने कथनों में बताया कि आरोपी ने उसे फोन करके आगर उसके घर पर बुलाया था। चूंकि आगर में उसके घर पे कोई भी नहीं था, तो आरोपी ने नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है और उसे डराया भी कि अगर ये बात किसी को बताए तो परिवार वालों को जान से खत्म कर देंगे। तो नाबालिग लड़की के कथनों के आधार पर प्रकरण में 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया है। आरोपी की अभी तलाश की जा रही है। जैसे आरोपी मिलता है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। परिजन की बस्ती में जा रहे बाइक सवार वृद्ध को शराबी बाइक चालक ने सामने से मारी टक्कर। उपचार के दौरान हुई मौत व अन्य 2 भी हुए घायल। घटिया तहसील निवासी हरिराम दायमा पिता कर्मा उम्र 60 वर्ष उनके बालक बंटी दायमा एवं छोटे भाई बालू दायमा के साथ बाइक पर सवार होकर परिजन की बरसी में महिदपुर जा रहे थे। तभी खेड़ा खजूरिया भारत पेट्रोल पंप के पास एक शराबी बाइक चालक ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। उन्हें उज्जैन के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान हरिराम दायमा की मौत हो गई। थाना माधवनगर द्वारा मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। बालक बंटी दायमा एवं भाई बालू दायमा का अभी इलाज जारी है। घटना के संबंध में परिजन सुरेश गोरासिया ने बताया। उनके अंकल जी के लड़के की डेट हो गई थी, तो उनका कार्यक्रम था। कार्यक्रम में जा रहे थे तो शाम के टाइम करीब 6-6:30 बजे के समथिंग सामने से एक पल्सर बाइक पे, फैशन बाइक पे सॉरी, वो दारू के नशे में था। तो दोनों आमने सामने भिड़त हो गए। तो नाना जी ज़्यादा सीरियस थे और मामा जी भी। तो मामा जी तो अस्पताल में एडमिट है और छोटे वाले भाई को भी हाथ में लगी है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।